नमस्कार। अब वक्त हो गया है कुरुक्षेत्र का। अभी आप सुन रहे थे रविशंकर प्रसाद को। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो बातें कही उन्हें बाहर आकर मीडिया के सामने बता रहे थे और दो टूक शब्दों में उन्होंने कहा कि अब सब चुनाव जीतने हैं। यानी इस साल 2023 में होने वाले 9 विधानसभा चुनाव सभी राज्यों में बीजेपी को जीतना है, एक भी नहीं हारना है। यानी जहां बीजेपी की सरकार है उसे और मजबूत करना है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वो जीतने का लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके लिए पार्टी अभी से तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने 72,000 कमजोर बूथों को आइडेंटिफाई किया था। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि एक एक बूथ की रिपोर्ट ली गई। इस साल 9 राज्यों में चुनाव होंगे और अब तक पार्टी 1,30,000 बूथ तक पहुंच चुकी है। चुनाव में जीत के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को विश्व गुरु की तरह पेश करने के लिए भी कैसे किया जाए बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली में एक रोड शो निकाला, आपने देखी तस्वीरें। उसमें उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और विरोधियों को भी एक संदेश दिया। बीजेपी की कार्यकारिणी के अंदर से जो कुछ तस्वीरें आई वो भी बहुत कुछ बताती है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नेता के तौर पर आगे रखकर चुनावों में जाती है। उनके अलावा पार्टी संगठन में उनके पास जेपी नड्डा हैं, गृहमंत्री अमित शाह हैं, यूपी में योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हैं, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जैसे युवा नेता हैं, असम में हिमंत बिस्व शर्मा जैसे फायर ब्रांड लीडर हैं, गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने वाले भूपेंद्र पटेल हैं, मध्य प्रदेश में 1.5 दशक से ज्यादा सत्ता पर काबिज शिवराज सिंह चौहान हैं। ये तमाम चेहरे जिन्हें बीजेपी दिखाती है और कहती है कि हमारे पास नेताओं की लीडरशिप की कमी नहीं है। और इन तमाम लीडर्स को आज से लेकर अगले 15 महीने तक का काम इस कार्यकारिणी में अलॉट किया जाएगा। सबको यह बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा कि 2024 में 2014 और 19 दोनों का रिकॉर्ड तोड़ना है। यह 16 जनवरी यानी आज की तस्वीर है। और दूसरी ओर की बात करें, 30 जनवरी को राहुल गांधी विपक्ष की राजनीति की एक तस्वीर पेश करने जा रहे हैं। कर्नाटक में प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। राजस्थान में सचिन पायलट की कुछ तस्वीरें आज सामने आई। अच्छी खासी भीड़ जुटी। नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी भी अब यह बात स्वीकार कर रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में उन्हें 240 से 250 सीटों पर सिमटा जा सकता है, लेकिन यह वो लोएस्ट बेंचमार्क है जहां तक वो बीजेपी को सीटों के मामले में अंक देते हैं। राजनीति के जानकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कांग्रेस पार्टी के लिए जो ऑप्टिमिस्टिक फिगर बता रहे हैं वो 100 सीटों के करीब है। बीजेपी दावा करती है कि इस बार चुनाव में वो रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस उस पोजीशन में आना चाहती है कि वो पूरे विपक्ष की निर्विवाद लीडरशिप हासिल कर सके। अगर कांग्रेस प्लस विपक्ष के सामने बीजेपी के लॉजिक को कंपेयर करें तो 3-4 बड़ी बातें अहम हैं। विपक्ष का तर्क है कि महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल में बीजेपी कमजोर पड़ेगी ही पड़ेगी। कहीं उसके साथी चली गए हैं, कहीं उसका पार्टी कार्डर कमजोर हो गया है। यह बात ठीक भी है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि इसके बावजूद गठबंधन में रहते हुए भी जितनी सीटें बीजेपी को मिली थी उतनी सीटें तो उसकी बचेंगी, क्योंकि अब पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ेगी। कुछ जानकार यह भी दावा करते हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी कोई बड़ा कार्ड जरूर खेलेगी। आज हम कुरुक्षेत्र में तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के चुनावी टारगेट पर बात करेंगे, उन मुद्दों की बात करेंगे जिनको लेकर दोनों तरफ उम्मीदें बन रही हैं और बिगड़ रही हैं। हमारे साथ मेहमान बने हुए, कुरुक्षेत्र की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा जी हैं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आलोक जी, स्वागत है आपका। जयवीर शेरगिल जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आपसे थोड़ी देर में। डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर साहब स्वागत है। प्रदीप सिंह जी जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। आलोक जी के पास चलते हैं, चर्चा की आज शुरुआत करते हैं। आज चर्चा बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की हो रही है। अभी रविशंकर प्रसाद बाहर आए, आलोक जी, उन्होंने कहा हमारे पार्टी अध्यक्ष ने साफ कह दिया है एक भी चुनाव नहीं हारना है। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, 2014 का आम चुनाव होगा, हमें सारे चुनाव जीतने हैं। जाहिर है, ठीक है, आप भी कहेंगे और ये बात ठीक है, कोई भी पार्टी अपने लिए यही लक्ष्य निर्धारित करती है। सवाल यह है कि कौन सी पार्टी इस वक्त कितनी तैयार नजर आ रही है। जैसा हमने पहले बताया, बीजेपी के साथी छोड़ने के बावजूद पार्टी यह दावा करती है कि हम 300 से नीचे नहीं आने जा रहे हैं। हमारी जितनी सीटें 2019 में आई थी उससे हम ज्यादा ही हासिल करेंगे, कम नहीं। उनके अपने लॉजिक हैं, उस पर बात करेंगे। अभी हमने देखा डेरेक ओब्रायन साहब ने एक आर्टिकल लिखा,
शशि थरूर साहब आपकी पार्टी के, उन्होंने केरला में एक लिटरेचर फेस्टिवल में कुछ बातें कही। उन दोनों ने कहा कि बीजेपी को मेजॉरिटी मार्क से नीचे रखा जा सकता है, लेकिन दोनों 240 और 250 यहीं तक बीजेपी को रोकने की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है सौरभ भाई के किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये तो जनता तय करेगी। बिल्कुल। अभी 2024 में भी काफी समय है। आज का विषय तो यह है कि आज 9 साल हो गए हैं मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बने हुए। तो 9 वर्षों में क्या क्या भाषण दिए, क्या क्या घोषणाएं की, और आज नेट रिजल्ट कहां है, देश कहां खड़ा हुआ है, ये मेन मुद्दा है। एनडीए वर्सेस यूपीए अगर देखें तो एनडीए के आज तमाम जितने घटक दल थे सब इनको छोड़कर भाग गए। जिस समय पर 26 से ज्यादा पार्टियां 2014 में इनके साथ चली थी, आज उनमें से मैक्सिमम इनके साथ गायब है। और सब इन्हें एक ही बात कही कि बीजेपी जो है बहुत ज्यादा अहंकार के साथ आगे चल रही है, और ये पूरा देश भी देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, विदेश नीति हो, केवल और केवल एक व्यक्ति का डंका बजना चाहिए, उस चक्कर में सबको तहस नहस कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान जी की भी बात आई, स्वयं खुद चुनाव हारे लेकिन चोरी की सरकार बना ली। ये आप देखिए, इन्होंने कहा कि चुनाव नहीं हारना है। देखिए, हर पार्टी चाहती है सौरभ भाई कि चुनाव नहीं हारना है, लेकिन उसके बावजूद 2014 के बाद मोदी जी के बनने के बाद 30 से ज्यादा राज्यों में चुनाव बीजेपी हारी। ये भी सच है। आप जीते भी हैं, आप हारे भी हैं। अगर आज कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 3 राज्यों की सरकार को हटा दें, जो तीनों चोरी की सरकार है, तो बीजेपी के पास क्या बचता है? अगर आप अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और मेघालय हटा दें तो क्या बचता है? खैर, वो उनका ऑपरेशन कमल है, वो चल रहा है, कब तक चलेगा नहीं पता। लेकिन देखना ये होना चाहिए कि मोदी साहब जब से आए हैं, क्या एक भी कोई इनिशिएटिव ऐसा लिया है जिससे देश को फायदा हुआ है? वही 23 हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम थे, उन्हीं के नाम बदलकर आपने कर दिया। आपने पूरे देश को हिंदू मुसलमान में बांट दिया। विदेश नीति खोखली है, महंगाई आसमान पे है, और 2022 में सबको घर और घर को नल, और नल के नीचे बाल्टी, और जी। बाल्टी में पानी, पानी में डब्बा। मतलब आपने तमाम भाषण दिए, तमाम आपने उनको सपने दिखाए, उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उस पर नहीं होगी। लॉजिक की जो बात आई थी, लॉजिक शब्द अभी आया, हम तो कह ही रहे हैं कि उनके लॉजिक होने चाहिए, लेकिन उनका कोई लॉजिक नहीं। चुनाव आता है, वो धर्म पर चले जाते हैं, जाति पर चले जाते हैं। मैं आज गुजरात में बैठा हुआ हूँ, मोरबी जैसा कांड हुआ, 250 से ज्यादा लोग 15 मिनट के अंदर नदी में बह गए, एक आदमी जेल में नहीं। क्या यही मॉडल ऑफ गवर्नेंस देने के लिए आप आए थे? आलोक जी, देखिए, बहुत सारे विषयों पर बात की जा सकती है। अभी जयवीर शेरगिल आएंगे, आपने जितने आरोप लगाए उनके बारे में वो बात करेंगे। अभी मैं आपसे पॉलिटिकल चर्चा कर सकता हूं, मैं आपसे आपकी पार्टी की तैयारी के बारे में, अभी आपने कहा बीजेपी के सहयोगी छोड़ के चले गए, इन विषयों पर हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे अभी आपने गुजरात का उदाहरण दिया, मोरबी की बड़ी दुखद घटना हुई, बहुत जनहानि हुई, चुनाव का नतीजा हमारे सामने है। सवाल यह है कि लोग जब वोट करते हैं तो बहुत सी चीजों को देखते हैं, बहुत सी फैक्टर्स को अपने मन में पिरो करके फिर वोट करते हैं। वो ये भी देखते होंगे कि कौन सी पार्टी में उनको दिखाई दे रहा है दमखम, कौन सी पार्टी में नहीं दिखाई दे रहा। ये बात ठीक है, बहुत से राज्य आप जीते, आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट ने ये बात अभी कही भी एक जगह भाषण में अपने, कि जीते हम, सरकार भाजपा ने बना ली। अभी आपने उन राज्यों का उदाहरण भी दिया, ये बात ठीक है, लेकिन क्या नैरेटिव लोगों के बीच में लेकर के जाया जाए और किसकी बात जनता मानेगी, ये मैसेजिंग राजनीति में बहुत अहम है। मैं प्रदीप जी के पास जाता हूं। प्रदीप जी, बीजेपी अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करती है हर चुनाव में पहले से बड़ा, ठीक है, वो करें। कई राज्यों में उनको ऐसी अभूतपूर्व सफलताएं मिली हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, उत्तराखंड में सरकार रिपीट करना हुआ, जिससे लोगों को ये लगता है कि वाकई में ये जो काम असंभव समझे जाते थे अब तक, वो ये पार्टी कर सकती है। इसके पास वो तंत्र है, इनके पास वो नेतृत्व है। लेकिन फिर 2019 के चुनाव की जब बात आती है तो जैसे एक फैक्टर अभी सहयोगियों का बताया गया, दूसरा फैक्टर बताया जाता है सैचुरेशन का, कि भाजपा यहां से ज्यादा और आगे कहां बढ़ेगी, यहां से रास्ता केवल नीचे जाता है। नहीं, देखिए, ये तर्क के आधार पर देखें तो ये सब बातें सही है। बीजेपी के साथ ही बिछड़ गए अलायंस, कम से कम 3 बड़े राज्यों में, तो अभी हाल ही में जो है पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र में तो उनके सहयोगी चले गए। इसके अलावा मैंने एक दिन गिनती की थी, 177 सीटें लोकसभा की ऐसी है जहां बीजेपी ने उनमें से 170 सीटें जीती। तो उसके आधार पर कहा इससे, और अगर इनमें से ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी 2014 में भी इसी तरह से जीती थी, 85-90% सीटें जीती थी। तो ये था 19 में सवाल था कि वहां तो अब सीट कम होनी ही है। तो इस आधार पर अगर विपक्ष है, इस तर्क पर,
कि बीजेपी जो है पीक कर गई है, अब नीचे आएगी, इसलिए हमको मौका मिलेगा, तो मुझे लगता है कि फिर मुश्किल होगा। आप अगर ये नैरेटिव बनाए कि हमको जीतना है, जी बीजेपी को हराने से बड़ा लक्ष्य हमको जीतना है, अगर बीजेपी जो जीती थी उसको फिर से हमको हासिल करना है, जहां हमारा जनाधार ज्यादा है, जहां हमारा संगठन अच्छा है, जहां हमारे पास नैरेटिव है, कुल मिलाकर नैरेटिव बदलने की जरूरत है। प्रदीप विपक्ष जी, को दोनों ऐसा बातें मेरा कहती है मानना है। कांग्रेस पार्टी की, अगर बात खास करें तौर विपक्षी दलों की, वो जो आप बात कर रहे हैं वो दोनों धाराओं पर अपने तर्क रखते हैं। वो सहयोगियों की बात करते हैं तो वो बिहार का और महाराष्ट्र का स्पेसिफिक उदाहरण देते हैं। कहते हैं यहां पर जेडीयू के और शिवसेना के बगैर तो उतनी सीटें केवल मोदी जी के नाम पर बीजेपी नहीं ला सकती। वो बंगाल का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जैसी प्रचंड जीत ममता बनर्जी को तीसरी बार मिली है, बीजेपी का सारा काडर जो लेफ्ट से आया था वापस लौट गया, तो इसलिए बंगाल में भी सीटें कम होंगी। और दूसरी ओर राहुल गांधी के आने से वो जिस नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं वो विमर्श बदला है, और वो विमर्श कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में या राहुल गांधी के पक्ष में जा रहा है, ऐसा कांग्रेस को लगता है। देखिए, बंगाल का सवाल है तो ये क्यों मान लें कि बीजेपी की बात जब हो रही है कि यहाँ सैचुरेट कर गई है, अब आगे नहीं बढ़ेगी, तो ये क्यों नहीं माना जाए कि टीएमसी सैचुरेट कर गई है। दोनों तरफ से चलेंगे ना। मैं नहीं जानता कि कौन सैचुरेट कर गया है, कौन घटेगा, कौन बढ़ जाएगा, वो तो मतदाता तय करेगा। लेकिन लेकिन तर्क के आधार पर अगर आप बात करें तो आप याद कीजिए 2014 में तो बिहार में जेडीयू और आरजेडी में से कोई साथ था नहीं बीजेपी के, उसको अकेले 23 सीटें मिली थी और गठबंधन को 31 सीटें मिली थी। तो इसलिए जो है, और अभी 2022 में जो 7 राज्यों के चुनाव हुए उनमें से 5 बीजेपी जीती है। सवाल ये नहीं कि कौन जीता कौन हारा, चुनाव में हार जीत होती रहती है, कोई पार्टी आज जीतती है कल हारेगी, जी जो कल हारी थी वो आज जीतेगी। सवाल ये है कि विश्वसनीयता किसकी है। अभी आलोक जी ने जो मुद्दे गिनाए उनके सब मुद्दे सही है, मैं उनमें से किसी मुद्दे से असहमत नहीं, लेकिन सवाल ये है कि उन मुद्दों पर लोग कांग्रेस की बात सुनने और उससे ज्यादा मानने को तैयार हैं क्या। अगर तैयार हैं और सुनने मानने दोनों के लिए तो परिवर्तन होगा, अगर नहीं है, जो पिछले 8 साल से ज्यादातर जगहों पर दिखाई दे रहा है, खासतौर से लोकसभा चुनाव में, तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल। जी ठीक, जयवीर शेरगिल जी जुड़ गए हमारे साथ, और जयवीर तो अभी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अंदर ही थे, वहां से बाहर निकले शायद इसीलिए उनको देर हुई। जयवीर जी स्वागत है आपका, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही है सर। जी, अभी रविशंकर जी ने आपको आ आकर रही के, है? जी रविशंकर जी ने आकर के कुछ बातें बताई कि पार्टी ने ये तय लक्ष्य रखा है कि कोई चुनाव नहीं हारना है, ना विधानसभा का एक भी चुनाव, और आम चुनाव अगले साल का जीतना है। आप अगर कुछ उसमें ऐड करना चाहें, जो कुछ बातें अंदर डिस्कस हुई और आप कर सकते हो तो प्लीज़ कीजिएगा। यहाँ आलोक जी कांग्रेस पार्टी से हैं और उनके बड़े आरोप थे आपके ऊपर, और उनका कहना ये था कि बीजेपी की जो भी ताकत पार्टी प्रदर्शित करती है अंदर से दरअसल वो है नहीं, अंदर से खोखलापन बहुत है। कई चुनाव ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां भले आपकी सरकार हो लेकिन जनता ने आपको पहले ही नकार दिया था, तो हारने के बावजूद सरकार बना ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप जनता के दिल में भी हैं। दूसरे, आपके साथ आज कोई साथी बचा नहीं है। अगर कल को आपको 2024 में सहयोगियों की जरूरत पड़ती है तो किसी को भरोसा नहीं है आप पर, क्योंकि आप वो बेल हैं जहां लग जाते हैं फल को सुखा देते हैं। सौरभ जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को भी। पहले तो 2-3 बातें रखना चाहूँगा रविशंकर प्रसाद जी ने जो कहा है उसके साथ। देखिए, आज की जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी हो रही है, ये एक वर्ष में 2 से 3 बारी होती है, और 3 P मैं जिसे मान के चलता हूँ, परफॉर्म, सर्व एंड प्रिपेयर। प्रिपेयर, परफॉर्म एंड सर्व। तैयारी, जीत और सेवा, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, ये उनका मंत्र है। और अब जो 2 फॉर्मूले हैं, जो लक्ष्य है जनता की सेवा करना, और जो चुनौतियां हैं, ये जो चुनाव 2023 में चुनाव होने, राज्य चुनावों को, इनको जीतना, भारत को विश्व का नंबर 1 देश बनाना, और घर घर जो विकास का मॉडल है उसको पहुंच जाना। अब आई राजनीतिक बात। देखिए, आप अपना तर्क रखें, उससे पहले बस मैं जरा इतना बता दूं व्यूअर्स को, स्क्रीन पर 2 तस्वीरें चल रही हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो 500 मीटर का एक छोटा सा रोड शो किया था उसकी, दूसरी और ये लाइव तस्वीरें जलंधर की हैं, राहुल गांधी की यात्रा की ये तस्वीरें हैं। जैसा जयवीर जी कह रहे थे, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी देश को नंबर 1 बनाने के लिए चुनाव में जाएंगे, राहुल गांधी देश को बचाने के लिए इस बार चुनाव में जाने। बोलिए शेरगिल जी।
देखिए, आपने अच्छा किया, दोनों तस्वीरें चलाई। आज तर्क मैं रख देता हूं, दोनों देखिए, एक तरफ हमारी कार्यकारिणी हो रही है जहां अभी से ही 2023 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, मंथन हो रहा है, जो काम किए हैं उनको और बेहतर कैसे करना है, तैयारी है उसको और बेहतर तैयारी करनी है। दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा हो रही है जिसके उद्देश्य, लक्ष्य, संदेश को लेकर अभी तक उलझन है। क्या वो नफरत ढूंढ रहे हैं, क्या वो नहीं ढूंढ रहे हैं, क्या वो तपस्वी हैं, क्या वो शिव भक्त हैं, क्या वो कांग्रेस का अस्तित्व ढूंढ रहे हैं या अपना लॉन्चिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। खबरें आ रही हैं उनकी दाढ़ी बढ़ रही, इधर से खबरें आ रही हैं कि आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज पहुंच गया है। बीजेपी खेमे से खबर आती है कि आज 18,000 गांव में बिजली है, 220 करोड़ इंजेक्शन डोजेज लग गई हैं। कांग्रेस खेमे से खबर आती है जगदीश टाइटलर को आज ताजपोशी हो गई है। 7 राज्य 2022 में जो चुनाव हुए उनमें से एक जीता गया है। 400 से अधिक कांग्रेस नेता छोड़ के चले गए। तो भाजपा का लक्ष्य, निशाना बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे पास नियत भी है, नेतृत्व भी है और नीति भी है। कांग्रेस में आज भी उलझन है, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है। अब आपने बात की आंकड़ों की कि हम अंदर से खोखले हैं, भारतीय जनता पार्टी खोखले हो गई। एक हिंदी की कहावत है, पहले तोलो फिर बोलो। आज कांग्रेस 52 में से 47 चुनाव से अधिक हार गई है। भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल फुटप्रिंट पूरे देश पे छाया हुआ है। आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ये इंडिया टीवी का सर्वे है, इसकी डेट 16 दिसंबर 2022 है, जो कहता है अगर आज चुनाव हो जाए, ये आपके चैनल का सर्वे है, मैंने खोल के रखा था, एनडीए को 362 सीट मिलेंगी, भाजपा को 326 और कांग्रेस को 40 से नीचे। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का काम बोल रहा है। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उलझन अभी भी विफलता की तरह जो चीख के उनकी उलझन बोल रही है। तो हमारा लक्ष्य साफ है, जनता की सेवा करना, चुनाव जीतना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है देश तोड़ना, देश विरोधी बातें करना, और वो कहते हैं, हिंदी की कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पहले चुनाव कीजिए, चुनाव जीतिए, हमारे इलेक्शन ट्रैक रिकॉर्ड को मुकाबला कीजिए, फिर भारतीय जनता पार्टी को खोखला कीजिए, नहीं तो ये बहुत बात हल्की लगती है। आलोक जी जवाब देंगे आपकी बात का। मैं पहले डॉक्टर आशुतोष को एक बार चर्चा में ले आऊं। डॉक्टर साहब देखिए, जब भी बीजेपी से ये सारी बातें की जाती है ना कि आप पीक कर गए हैं या आपके साथी आपको छोड़ करके चले गए, सामने बड़ा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है, जैसे बिहार में तो 7 पार्टियां एक तरफ है, बीजेपी एक तरफ है, आप कैसे करेंगे, आप यहां तो आप रिपीट कर ही नहीं सकते अपनी पुरानी परफॉर्मेंस। ये बार बार यूपी याद दिलाते हैं। ये कहते हैं कि अगर यूपी में मायावती और अखिलेश यादव के साथ होने के बावजूद 2019 का परिणाम आ सकता है, 2022 में बीजेपी की सरकार दोबारा पूर्ण बहुमत से बन सकती है, तो फिर बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? सौरभ जी धन्यवाद। यूपी की बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश में एक बड़ा राज्य है, लेकिन देखिए, जीतना और हारना ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में, ये जनता के हाथ में, जनता जिसको आशीर्वाद देती है। लेकिन आज हम भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और 2024 की बात कर रहे हैं, तो मैं भी एक आकलन देख रहा था, सब लोग बोल रहे थे 2023 में अगर चुनाव ठीक ठाक रहते हैं, समय से रहते हैं, तो 10 राज्यों का चुनाव होगा अगर जम्मू कश्मीर को जोड़ लेंगे। राजस्थान, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। अब सौरभ जी देखिए, जनता ने किसको किसको कहाँ जिताया है और भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आई है, ये देख लीजिए। राजस्थान कांग्रेस सरकार है, जब बीजेपी को हरा चुकी थी। तेलंगाना बीजेपी हार चुकी थी। जम्मू कश्मीर में उसने चुनाव नहीं होने दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी हार चुकी थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार गई है। कर्नाटक में बीजेपी हार गई है, जिससे मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पीछे के रास्ते से आ गई है। आप पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए, मिजोरम में वो एनडीए में है, बीजेपी 40 सीटों में 1 सीट जीती है। त्रिपुरा में हाँ बीजेपी है। मेघालय में 60 सीटों में 2 जगह जीती है और नागालैंड में भी 60 सीटों 12 सीटों, मतलब हर जगह वहाँ गठबंधन में कहीं खुद की सरकार नहीं है। तो जनता ने तो कहीं जिताया ही नहीं है। पिछले जो अगले 10 राज्यों में चुनाव होना है, ये दम किस पे हार रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना गृह राज्य हार गए हैं। अनुराग ठाकुर जी अपना पूरा जिला ही हार गए हैं। पूरी असेंबली की चारों असेंबली हार गए हैं। अभी उत्तर प्रदेश की आपने बात करी, हमने सिटिंग इनकी बीजेपी के विधायक की सीट समाजवादी पार्टी जीत गई है, खतौली। मैनपुरी में हमने इनकी हालत खराब कर दी है। रामपुर में क्या हुआ पूरे देश ने देखा है। तो देखिए, दम भरना बीजेपी की पुरानी आदत है। पब्लिक इवेंट की तरीके से प्रोग्राम करते हैं, 500 मीटर की यात्रा कर रहे हैं। मतलब आज रोड पे जब पूरी कांग्रेस आ गई है, विपक्ष आ गया है, तो प्रधानमंत्री जी रोड पे आके दिखा रहे हैं कि क्या है।
ये एक सूडो एक माहौल बनाना है, जिसको कहते हैं ना कि इवेंट बनाना है कि जो मरी हुई बीजेपी है उसको उठाया जाए। लेकिन स्थितियां बहुत खराब हैं, विपक्ष तैयार है और देश की जनता पूछ रही है, जब आपको हम नहीं जिता रहे हैं तो आप पीछे के रास्ते में कैसे जीतते हैं? इसके लिए तैयारी मतलब आप विपक्ष कह रहे हैं कर रही गुब्बारा है और फटा हुआ है या उत्तर हवा प्रदेश भरे की जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी उसी की बड़ी तैयारी में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। सिर्फ हवा भर रहे हैं, क्योंकि अब कार्यकर्ता भी तैयार नहीं है ना कि कितनी बार हारेंगे। ठीक है, अलग जयवीर अलग जी, तरीके से रास्ते में कब तक जवाब दे रहे हैं चलाएंगे? आपको जयवीर भाई जी। कर्नाटका में क्या हुआ, कब तक आप दूसरों को, ठीक है जयवीर जी। कब तक वो तोड़ तोड़ के लाते रहेंगे, दूसरों को लाके मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे? मुझे सौरभ जी, क्योंकि आवाज यहाँ शोर है, मैं जानना चाहूंगा ये जो वक्ता मेरे से पहले बोल रहे थे किस पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी से डॉक्टर आशुतोष वर्मा है जी। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि जल्दबाजी में मैं शायद इन्होंने कहा रामपुर में क्या हाल हुआ। जहां तक मेरी सूची है, रामपुर का उपचुनाव तो भारतीय जनता पार्टी ही जीती नहीं, है। समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि वहां पर आपने वोट ही नहीं डलने दिया, इसीलिए जीत गए। देखिए, आज दो बातें कहूंगा ये विपक्षी एकता को लेकर, क्योंकि सपा और कांग्रेस क्योंकि आपके दोनों शो पे हैं। आज चर्चा क्या हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी खाली है, हमारे पास सहयोगी नहीं है, और उनके पास कौन कौन क्या है। आज चाहे कांग्रेस हो या सपा हो, पहले तो कांग्रेस और सपा में जो कभी दो नौजवान लड़के थे, आज उनमें दरार आ गई है। आज वो एक दूसरे को लाइबिलिटी समझते हैं। कांग्रेस सपा को कह रही है आपकी राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, सपा कांग्रेस को कह रही है भाजपा की बी टीम है। तो क्या ये क्या दिखाता है कि विपक्ष में एकजुटता ही नहीं है। दूसरी बात, जहां उत्तर प्रदेश में आज दूसरी बार सरकार आई है, इस चुनाव में कांग्रेस की 98% जमानत जब्त हुई है। उत्तर प्रदेश में सपा के आज जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो दूसरी बार ये हार गए हैं। फिर बीजेपी पे सवाल है। भाजपा, अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, 543 में से 210 सीटें ऐसी हैं जो 4 राज्यों में से आनी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र। अब ये सीटों में से कितनों राज्यों में सपा है, कितने राज्यों में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का आज अस्तित्व है वो किसी और दल की स्टपनी है। भाजपा का अस्तित्व है वो अपने दम पे चुनाव लड़ती है और अपने दम पे जीत के देखिए दिखाएगी। जयवीर जी, अभी विपक्ष को इस बात से मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी इनमें से कितनी सीटें जीतती है, इन्हें इस बात से मतलब है कि आप कितनी सीटें हारते हैं। अब आपको ममता बनर्जी हराए, चाहे समाजवादी पार्टी हराए, चाहे शिवसेना हराए, चाहे जेडीयू हराए। सौरभ जी, एक हम सबने सुना है, हिंदी में कहते थे, कई लोग ग्लास आधा भरा और आधा खाली देखते हैं। इन लोगों की राजनीतिक हताशा इतनी हो गई है, ये जो 95% ग्लास भरा हुआ है उसे ये खाली दिखा रहे हैं। ये आज जनता को, आपके व्यूअर को, इंडिया टीवी सबसे लोकप्रिय चैनल है, आपका व्यूअर मानेगा इस बात को, भाजपा खाली हो गई है, इनका गुब्बारा फट गया है। 2014 से लेके 22 तक कोई ऐसा चुनाव 80% से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा हो, आज अधिकतर राज्यों में हमारी सरकार हो। आपका इंडिया टुडे टीवी का एक और सर्वे आया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की रेटिंग हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में, विश्व में नंबर 1 पे हो गई है। जुलाई 2022 में इंडिया टीवी ने एक और सर्वे किया था। देखिए, इन्होंने बार-बार वो राज्य गिनाए, वो बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, महाराष्ट्र हुआ, जहां आप चुनाव हारे, लेकिन फिर भी आपने सरकार बना ली। आज वहां आपका मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिखाई देता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनता ने तो आपको मैंडेट नहीं दिया था, इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं कि अंदर से उतना दम नहीं है जितना दिखाया जाता है। आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और राहुल गांधी की यात्रा पिछले 2-3 महीनों से जारी है और दोनों ही अब तरफ आप ये कह सकते हैं कि चुनावों को लेकर पूरी तरीके से पार्टियां जुट चुकी हैं और तमाम विपक्षी दल भी जो हैं खुलकर सामने आ चुके हैं। तैयारियां इस साल होने वाले 9 विधानसभा चुनाव की भी, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की भी। आलोक जी, ब्रेक से पहले अभी जयवीर शेरगिल साहब ने यह बात उठाई कि इस आधार पर यह कहा जाए कि बीजेपी में उतनी ताकत नहीं है। बीजेपी आज वो पार्टी है जो एक समय कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, हर जगह कांग्रेस पार्टी की जड़ें, हर जगह कांग्रेस पार्टी का नेता। आज कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में सिमटी हुई है और ये पूरे भारत में फैले हुए हैं। देखिए, मैंने अभी पहले भी कहा सौरभ भाई आपको, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, अरुणाचल, मिजोरम और जो भी राज्य जिन लोगों ने चोरी से हड़पे हैं उनको आप उससे हटा दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन है। उसके बाद में आता हूं, बार बार कहते हैं हमने राज्य जीत लिए, राज्य जीत लिए। 2014 से लेकर 2019 तक मात्र एक गुजरात की सरकार रिपीट हुई थी। 5 साल में सारे चुनाव हारे। आप कह रहे हैं दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण। 1993 के बाद दिल्ली नहीं जीती है बीजेपी ने,
1993 के बाद। तो इस तरह से केवल बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर देना ठीक नहीं। लेकिन जयवीर मेरे पुराने मित्र हैं, आज मुझे बड़ा वो हुआ कि तपस्वी जो है वो शिव भक्त नहीं हो सकता, उसमें भी कंफ्यूजन होता है। और 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़े फ्री में, ये किसी सरकार की अचीवमेंट हो सकती है? मुझे नहीं लगता है कि अचीवमेंट होती होगी ये। 18,000 लोग अगर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिए जाए 9 साल में, तो एवरेज आती है 2,000 कनेक्शन की। हिंदुस्तान में 7 लाख कनेक्शन है, और अगर आप पिछले वर्षों का देखें इतिहास, तो हमारी एवरेज लगभग 8,000 गांवों में हर साल बिजली पहुंचाने की है, और मोदी जी की 2,000 गांवों में पहुंचाने की है। तो किसकी अचीवमेंट बेहतर है वो दर्शक समझ सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि साहब हम तो नियत भी साफ है और नेतृत्व भी है और काम भी करते हैं। बिल्कुल काम करते हैं, विश्व को नंबर 1 बनाने के लिए बिल्कुल काम कर रहे हैं। लेकिन जितने नेशनल इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं, सब में भारत फिसल गया है। 6.5 करोड़ लोग बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से, गरीबी की वजह से बिलो पॉवर्टी लाइन वापस चले गए। 4 गुना इस देश के ऊपर जिस सरकार ने कर्जा बढ़ा दिया हो, वो सरकार अपनी पीठ थपथपाए तो दुख होता है, हंसी नहीं आती है। 15 लाख से ज्यादा जिस सरकार में रहते हुए 9 साल में पासपोर्ट सरेंडर हो जाएं, उसके बाद ये कहा जाए कि सरकार ने बहुत काम कर दिया। पूरे 70-65 साल में 39 लाख करोड़ का कर्जा हुआ, और आज वो 4 गुना बढ़ा दिया, और उसके बाद भी कहा जाए कि साहब काम बहुत हो गया। नोटबंदी, मुद्रा लोन, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, किसी की बात नहीं करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। केवल और केवल हमने चुनाव जीत लिया, हमने चुनाव जीत लिया। अरे भाई, मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग, तमाम आपकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, आईटी, सब आपके लिए काम करती हैं। मैंने अभी 4 एग्जाम्पल गिनवाए। अभी उत्तराखंड के अंदर जोशी मठ में इतना बड़ा आप देखिए जो हालत हो गई है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी पिछले कई महीनों से सोती रही, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। कांग्रेस हार गई, कांग्रेस में ये हो गया, कांग्रेस में वो हो गया। हम पूछ रहे हैं, आपको सरकार चलाने का मौका देश की जनता ने दिया है। आपने जितने वायदे किए थे, कितनी स्मार्ट सिटी बनी, कितनी बुलेट ट्रेन चली, किसके अकाउंट में 15 लाख आए? 2024-22 आते आते 75 साल और सबकी आय डबल हो जाएगी। किसान की आय 32 रुपए प्रति व्यक्ति से घट के 27 पे आ गई। देश की पर कैपिटा इनकम 25% डाउन आ गई। बेरोजगारी हाईएस्ट, महंगाई हाईएस्ट। आलोक जी, बहुत आंकड़े होंगे आपके पास, जवाब देंगे आपको जयवीर शेरगिल। क्योंकि आज हम चुनावी बात कर रहे हैं, एक आप कह सकते हैं मैक्रो लेवल पर हम आज एक बात कर रहे हैं। मेरा सवाल केवल ये है, राज्यों की बात आप छोड़ दें, 2014 के बाद 2019 में अगर इनकी पार्टी अपने संख्या को और बढ़ा लेती है, 300 के पार अपने दम पर अगर भाजपा है, तो ये सारी बातें आपने पहले भी कही थी। प्रदीप जी ने भी आपसे सहमति रखते हुए कहा कि आपके मुद्दे गलत हो, सारे मुद्दे गलत हो, ऐसा नहीं है। सवाल ये कि ये मुद्दे आप पहुंचा कितने पा रहे हैं? देखिए, मैं कहता हूं, जब चुनाव आता है तो गोली मारो, रामजादे, शमशान, कब्रिस्तान, तमाम चीजें ये निकल कर आ जाती हैं। पुलवामा हुआ, पुलवामा के शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया देश को नहीं पता चला है। पुलवामा होता है, मोदी जी फोटो शूट कराते हैं और उसके 24 घंटे ये बातें बहुत बार हो चुकी है। लेकिन पुलवामा की आप कह रहे हैं कि 2019 का जो इनका 2019 में जो इनकी चुनावी उपलब्धि थी, उसमें पुलवामा का बहुत बड़ा हाथ था, बालाकोट एयर स्ट्राइक का। एक मिनट, पुलवामा का बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा, पुलवामा क्यों हुआ, कैसे हुआ, अपने आप में आज भी एक मिस्ट्री है। पुलवामा में पाकिस्तान का हाथ था, किसका हाथ था, कैसे हाथ था, कौन सी संस्था थी, कौन सा आतंकवादी संगठन था, ये तमाम आज भी जांच के विषय बने हुए हैं। क्या ये जांच का विषय है कि पुलवामा के पीछे पाकिस्तान था? बिल्कुल था, पाकिस्तान था। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, कहां से शुरू हुआ, आप बता दीजिए मुझे। ठीक है। पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, आप बता दीजिए। ठीक है। एक छोटा सा सवाल पूछता हूं सौरभ भाई आपसे मैं, कि पुलवामा में कौन सी गाड़ी टकराई थी काफिले से? पूरा पैनल बैठा हुआ है। सुमो थी, बोलेरो थी, इनोवा थी, क्या टकराया? बता सकते हैं आप? नहीं बता पाएंगे। बता सकते हैं तो बताइए। देखिए, इस वक्त आप चूंकि हम लोग इलेक्शन की मैं पूछ रहा हूं, हम इलेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। केवल एक कपटी राष्ट्रवाद का बहुत जीता जागता उदाहरण था। चलिए ठीक है। उस वक्त बहुत सारी तस्वीरें आई थी आलोक जी, आप ऐसे ऑफ हैंड कोई चीज पूछेंगे, जरूरी नहीं है कि वो किसी के भी दिमाग में हो कि वो कौन सी गाड़ी थी। उस बस की तस्वीरें थी, उस बस के साथ गाड़ी की तस्वीरें भी थी दूसरी, जिस व्यक्ति ने, सुने मेरी बात सुने सर, मेरी बात तो सुने। अब सर, मुझे थोड़ी याद है कि वो वैगन आर थी कि इनोवा थी, कौन सी गाड़ी, नहीं है मुझे याद नहीं है। मैं कह रहा हूं मुझे याद नहीं है।
करना चाहता है। मैं यही कह रहा हूं कि उसके ऊपर पर्दे सवाल ये डाले नहीं गए। है, आपने कहा पुलवामा का बहुत बड़ा हाथ था 2019 में, ठीक। आपने कहा आज तक ये पता नहीं लगा आरडीएक्स कौन लाया, सवाल है। आपने कहा ये नहीं पता लगा कौन सा आतंकवादी संगठन इसके पीछे था। सर एक मिनट, ये अब तक पता नहीं चला। जबकि एक सेकंड सर, जो व्यक्ति अपनी उस गाड़ी में विस्फोटक डाल करके सीआरपीएफ की उस बस से टकराया था, उस व्यक्ति की तस्वीर जारी हुई थी, बाकायदा उसका तस्वीर और उसका पूरा बैकग्राउंड जारी हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि उसको चैलेंज किसी ने किया है आज तक। नहीं, अगर आप ये कहना चाहते हैं तो आप इस बात को खुल करके कहिए, जो पाकिस्तान कहता है कि पुलवामा एक इनसाइड जॉब था, भारत ने खुद अपने सैनिकों के ऊपर बम से हमला कर दिया था। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, तो फिर क्या कह रहे हैं? ये जवाब देना, एक मिनट सुनिए ना, ये जवाब देना सरकार का काम है। सरकार क्या, सरकार तो जवाब दे रही है। अरे भाई, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, सरकार के मुझसे क्या प्रवक्ता पूछ रहे भी बैठे हैं, सरकार के प्रवक्ता भी बैठे हैं और आप भी बैठे हैं, दोनों बता दीजिए उस मालिक का नाम क्या है। अगर फोटो जारी हुई होगी तो नाम भी होगा ना उसका। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं ना, इस सवाल के पीछे आपकी क्या मंशा है? इस सवाल के पीछे आप कहना क्या चाहते हैं? अरे भाई सुनिए ना सौरभ जी, दुर्भाग्य यह है कि मीडिया आज भी विपक्ष से सवाल पूछता है। अरे सर, मीडिया ऐसी अगर विपक्ष ऐसी बात करेगा तो क्यों नहीं पूछेंगे? मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। अगर ऐसी बात आप करेंगे तो क्यों नहीं पूछेंगे? कवर मत कीजिए आप। नहीं, मैं कवर नहीं कर रहा हूं। आपके इस बयान को पाकिस्तान में कितना घुमाया जाएगा आपको मालूम है इस बात का? मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं देश को जानने की पूरा अधिकार है, हमारे जानना कि वो कौन लीजिए, सी मुझे गाड़ी बता, थी, अच्छा किसकी ठीक है, थी वो गाड़ी। लीजिए सुनिए, मुझे हमारी टीम ने बता दिया मारुति इको कार थी, मुझे नहीं याद था, इन्होंने अभी हमारी टीम ने बता दिया मारुति इको कार थी। मैं चलिए, फिर कहूंगा नहीं थी। आपको कैसे मालूम है? मुझे क्या मालूम है, सरकार के प्रवक्ता बैठे हैं, उस गाड़ी का कोई तो मालिक होगा। अब गाड़ी के मालिक पर चलेगा, तो गाड़ी का मालिक भी आया था सामने, गाड़ी का मालिक भी सामने आया था। जवाब नहीं है, मैं फिर कहूंगा। मैं कह रहा, अरे मैं आपको याद दिला रहा हूं, गाड़ी का मालिक भी सामने आया था और उसने कहा था मेरी गाड़ी चोरी हुई थी। ये कपटी राष्ट्रवाद था। आलोक शर्मा जी, अगर आप साफ साफ इस बात को कहना चाहते हैं तो कहिए, अब इसे मीडिया की आड़ मत लीजिए। ये बातें अभी तक दबी जुबान में आप लोग कहते थे, आज खुल के बोल दीजिए कि पुलवामा में, नहीं आप बोलिए खुल के कि पुलवामा में भारत की सरकार ने अपने सैनिकों पर हमला कराया। बोलिए फिर इस बात को। आपका दिमाग खराब है क्या? मैं ये बोल रहा हूं, आपका दिमाग खराब है क्या? फिर क्या है ये सारे सवाल? ये सारे सवाल किस बात के लिए हो रहे हैं? किस बात के लिए हो रहे हैं सारे सवाल? ये पुलवामा पर इतने सारे सवाल किस बात के हैं आपके? मुझे बताइए, आप ऐसा बोल दीजिए, आप कहने वाले कौन है मुझे? अरे तो आप मुझसे अगर सवाल पूछ सकते हैं, गाड़ी बताइए। अरे मैं एनआईए का इंस्पेक्टर लगाऊं क्या? मैं एनआईए का जांच कर्मी हूं क्या? आप एंकर की भूमिका, मैं एनआईए का जांच कर्मी हूं क्या? आपने कैसे मुझसे पूछा? मैं फिर कह रहा हूं, सुनिए ना भाई, सुनिए जरा, मैं फिर कह रहा हूं आपको। फिर कोई आपसे कहता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगता है तो आप लोग चुप जाता है। एक्सपोज हो जाते हैं तो सुनना नहीं चाहते हैं। सुनिए जरा, मैं केवल ये कह रहा हूं आपको कि उसकी जांच आधी अधूरी हुई और उसमें आज भी प्रश्न चिन्ह हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहली चीज, क्या उनके शहीदों को शहीद का दर्जा मिला? हाँ या ना में आप बता दीजिए। अरे पहले आइए ब्लास्ट के ऊपर, आप वापस अभी जो बात शुरू की है उसको कंप्लीट कीजिए। आलोक शर्मा जी, बीच में छोड़ के मत जाइए। चिल्लाइए मत। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, और ये दिमाग खराब जैसे शब्द दोबारा इस्तेमाल मत कीजिएगा मेरे सामने। कौन से कायदे में रहिए आप भी, कौन से कायदे में रहिए। दिमाग खराब जो भी आपने बोला है ना, आपने जो शब्द रखे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नहीं तो फिर आप उसके जो आपको सुनने को मिलेगा उसके लिए भी तैयार रहिए। आप बात कह रही है, खुल के कहिए, गाड़ी कौन सी है, गाड़ी का मालिक कौन है? मैं फिर कह रहा हूं भाई, ये पूछ रहे हैं जी, अगर आप ये सवाल मेरे से कहेंगे कि आप ऐसा बोलिए तो मैं फिर कहूंगा आपका दिमाग खराब है। मैंने ये कहा आपसे कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो खुलकर कहिए, ताकि ये पता चल जाए कि आपका दिमाग खराब है, ताकि ये पता चल जाए आलोक शर्मा कि आपका दिमाग खराब है। खुल के कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। छोड़िए ना साहब, छोड़िए। हाँ। दिमाग खराब किसका है पूरा देश जानता है, छोड़ दीजिए। मुद्दा ये है, अब आए बड़ा मुद्दे पर। अरे सुनिए ना भाई, आज भी आप ये मेरे मुंह में रखें कि आप ऐसा बोल दीजिए तो मैंने आपके मुंह में नहीं रखा। बात करने का एक तरीका होता है आलोक शर्मा जी, और आप बेहतर जानते हैं मुझे। प्रवक्ताओं से भी आगे चले जाते हैं। नहीं, छोड़ दीजिए इन सब बातों को, फालतू की बातें मत कीजिए मेरे साथ। आप फालतू की बातें मत कीजिए। सब सुनिए ना, बात कर रहे हैं, कायदे से बात कीजिए, तरीके से बात कीजिए। मेरी मजबूरी नहीं है आपको यहाँ बैठकर सुनना बकवास। अरे भाई सुनिए ना जरा, सुनना नहीं चाहते आप, मुद्दे से भटका देते हैं डिबेट को। मैं मुद्दे से नहीं भटका रहा हूं, आप कहां ले जाना चाह रहे थे आपको नहीं मालूम है। सुनिए ना भाई, सुनिए ना जरा, सुनिए ना, बोलिए। सुनिए। आप बोले जा रहे हैं, मेरे से ज्यादा आप बोल रहे हैं।
पूरा दर्शक देख रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा डिफेंड आप कर रहे हैं बीजेपी को। अरे सुनिए साहब, जरा। आप मुझे अगर अपशब्द आप कहेंगे, expose सुन हो लो रहे हैं, सुन लो आलोक शांति शर्मा जी, से सुन लो। छोड़िए करे भाई। मुझे सुनिए मुझे जरा। अपशब्द कहोगे अगर, तो सुनिए मैं वो सुन करके थैंक यू आलोक सुनिए ना। शर्मा जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, नहीं कहने वाला हूं। अरे भाई ये सोच सुनिए ना, करके मैं भी अगर आए नहीं थे कहने तो। आया कि नहीं सौरभ जी बहुत अच्छा कर रहा है इंडिया टीवी, मैं भी कहने नहीं आया। हाँ तो मत बोलिए, सुनिए जरा। किसने जो आपकी तारीफ का discussion कौन है, मोहताज आपने है बुलाया आपके? है, उस पर बात कीजिए। मुद्दे की बात यह है कि 2014 से लेकर आज तक देश की अर्थव्यवस्था में क्या क्या अब हुआ, अर्थव्यवस्था पे वो आ गए, पूरा छोड़िए देश आलोक शर्मा जी। प्रदीप जी छोड़ दीजिए। आपने आज काफी डिसअपॉइंट किया, मुझे आपसे कतई उम्मीद नहीं थी, और पर्सनल रिमार्क करने के लिए डिबेट पर आने की जरूरत नहीं होती है। दिमाग जब किया है मैंने, जब नहीं, छोड़ दें आलोक शर्मा, छोड़ दें, रखने चाहिए। छोड़ दीजिए प्रदीप जी। कांग्रेस को यही समझ में नहीं आया कि बाटला हाउस एनकाउंटर सही था कि फर्जी था। उन्हीं के राज में हुआ, उन्हीं की सरकार थी, दिल्ली में भी केंद्र में भी। तो जो भी हमारे सुरक्षा बल करें, सैनिक करें, उस पर कांग्रेस को संदेह है। उनको सर्जिकल स्ट्राइक पर संदेह है, उसको उनकी दलाली कहेंगे। उनको एयर स्ट्राइक पर संदेह है, कहेंगे कोई घास का तिनका भी नहीं उड़ा। तो ये जो आज आलोक शर्मा जी ने जो कुछ कहा, अपनी पार्टी का इससे ज्यादा नुकसान होगा नहीं। इस तरह की बातें सुनकर लोगों के मन में, किसी भी पार्टी, जिस पार्टी का प्रवक्ता इस तरह से बात करेगा, उससे लोगों के मन में उस पार्टी के प्रति वितृष्णा पैदा हो, उस पार्टी के खिलाफ होंगे, उस पार्टी के बारे में लोगों की धारणा जो है वो अच्छी हो ही नहीं सकती है। तो आप अपनी बात कहना चाहते हैं, जो भी तर्क है आपके पास, शांति से रखिए, कहिए। इस तरह से आपाक होने से कि आपका इशारा बिल्कुल ठीक था। वो जो सवाल कर रहे थे वो कहाँ जाना चाहते थे, लेकिन उनकी वो वहां जाने की हिम्मत नहीं, तो इसलिए उससे आधे में रुक गए और जो है लगातार उस पर जो है बहस करते रहे। तो इस तरह की हुज्जत से कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूसरी बात, जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये खराब, तो कहते हैं हम सब मानते हैं कि सब खराब है, फिर लोग आपको वोट क्यों नहीं दे रहे? जब ये देश रसातन में जा रहा है आपके हिसाब से, और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी लोग आपको वोट नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा ठहर कर सोचिए तो कि आपके नैरेटिव में कोई कमी है, आपके बोलने में कमी है, आपके मुद्दा रखने के तरीके में कमी है, और आपका इस तरह का व्यवहार उसको जो है पुष्ट करता है। जी ठीक, बातचीत जो है मतलब बिल्कुल ही डिरेल हो गई। अब हम लोग कहां से शुरू हुए थे और कहां पहुंचे हैं। बात हो रही थी चुनावों को लेकर के, बात हो रही थी 2024 में बीजेपी कितनी मजबूत दिखाई देती है, राहुल गांधी की यात्रा का कितना असर हो रहा है, विपक्ष इस वक्त कैसी परिस्थिति में दिखाई दे रहा है। बात खैर होते होते कहीं से कहीं पहुंची। जी डॉक्टर आशुतोष। सौरभ जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बात कर रहे थे, हम उसी का जवाब देना चाह रहे थे कि भले ही वो उत्तर प्रदेश अभी जल्दी ही भाजपा में आए हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में उतना नहीं जानते। देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2022 का इलेक्शन हुआ, अगर आप देखें तो मेन गेनर, सरकार हम समाजवादी पार्टी नहीं बना पाए, लेकिन मेन गेनर समाजवादी पार्टी रही। अपने पिछले चुनाव के परिणामों से हम 10% ज़्यादा वोट प्रतिशत लेके आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1% वोट बढ़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आप पिछले जो उपचुनाव है उसके रिजल्ट भी देख ले, आपकी सिटिंग विधायक की सीट भी समाजवादी पार्टी ने ली है। तो इसका मतलब जो जनता का साथ है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है। और जो मैंने अभी जो 10 चुनाव जो 2023 के बारे में बनाए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें, क्या राजस्थान में आप भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी? क्या तेलंगाना में जीत गई थी? क्या जम्मू कश्मीर में जीत गई थी? क्या मध्य प्रदेश में जीत गई थी? मध्य प्रदेश की बात बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपने किस तरीके से किया वो पूरे देश ने देखा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में क्या आप जीत गए थे? क्या कर्नाटक में आप जीते थे? वहाँ भी जेडीएस जीती थी, वहाँ भी आप पिछले दरवाजे से आए। तो जब जनता आपको साथ नहीं दे रही है, लेकिन अपनी मशीनरी के तरीके से पिछले दरवाजे से आप सरकारें बना रहे हैं, और फिर अपनी छाती ठोक रहे हैं, अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि हाँ भाई हम तो एक भी चुनाव नहीं हारेंगे। चलें ठीक। तो ये कैसा है? ये वैसा ही दम भरना है कि जो मरी हुई व्यवस्था है आपकी वहाँ की, उसको आप दम भरने के लिए आप रोड शो कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी। अब डॉक्टर साहब मुझे लगता है इस साल में बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि अगला वर्ष जो है वो किसके लिए कैसी खबर लेकर आने वाला है। बहुत धन्यवाद, लेकिन आप लोग बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया करूंगा। समय इतने था, जयवीर जी नहीं आ पाऊंगा आपके पास अभी, जयवीर शेरगिल जी, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, प्रदीप जी, बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।